बताया था कि आरसी सर्किट में पहला पॉइंट था कौन से सर्किट आरसी सर्किट होंगे। तो जहाँ पे रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों ही सीरीज में कनेक्टेड हों तो वो आरसी सर्किट होंगे। अब इसमें प्रॉपर्टी ये है कि जब प्योर कैपेसिटर कनेक्टेड होता था बैटरी के साथ तो तुरंत चार्ज एक्वायर कर लेता था, बट रजिस्टर कनेक्टेड है तो यहाँ पे चार्जिंग का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होगा। फाइनल चार्ज कितना अक्वायर करेगा? फाइनल चार्ज तो उतना ही अक्वायर करेगा जितना वो अक्वायर करता इन द एब्सेंस ऑफ रेजिस्टेंस, बट उसका टाइम बढ़ जाएगा, स्ट्रगल बढ़ जाएगा, चार्जिंग का स्ट्रगल बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस की वजह से। तो हमने मान लिया एक कोई सर्किट लिया आरसी सर्किट और उसमें कैपेसिटर जो है इनिशियली अनचार्ज है और उसमें किसी मोमेंट पे करंट भी फ्लो हो रही है ऐसे। तो ये जो गैप है, इस गैप में हमारी जो करंट फ्लो होती है वो करंट कंडक्शन करंट नहीं होती है, वो करंट डिस्प्लेसमेंट करंट होती है। आगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। तो इस गैप में कंडक्शन करंट क्या है? वो चार्ज कैरियर की वजह से होती है, जो कंडक्टर में बताया था, जहाँ पे ये स्पेसिफाई किया था कि जो भी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर के लिए है। जैसे कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें आयन मूव करता है, ये सारी चीजें। तो इसमें इक्वेशन लिख लिया, इसमें इक्वेशन लिखा, स्विच क्लोज करने के बाद ये एक जनरल केवीएल का इक्वेशन लिख लिया ए से स्टार्ट करके। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गया जो कि ऑलवेज वैलिड है, वीसी प्लस वी आर इज इक्वल टू ई, अप्लाइड इज इक्वल टू कंज्यूम्ड। कंज्यूम करने वाले दो एलिमेंट हैं कैपेसिटर और रजिस्टर, अप्लाई करने वाली ये बैटरी है, और इसे इक्वेशन लिख लिया। अब इनिशियल स्टेट पे ये बिहेव करता है एट टी इज इक्वल टू जीरो, चार्ज जीरो है, अनचार्ज हमने लिया था। क्या चार्ज हो सकता है? हाँ हो सकता है। तो Q बाई सी जीरो होगा, Vc जीरो होगा, तो इट बिहेव्स लाइक अ कंडक्टिंग वायर। तो अगर t इज इक्वल टू जीरो पे हमें सर्किट कोई भी सॉल्व करना है तो अगर प्रॉब्लम हो रही है तो हम कैपेसिटर की जगह पे कंडक्टिंग वायर ड्रॉ करके जो भी आंसर देना है करंट वोल्टेज का दे सकते हैं। स्टेडी स्टेट में चीजें कांस्टेंट हो जाती हैं, टाइम से इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, तो इस कैपेसिटर जो है फुल चार्ज हो जाएगा और चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो जीरो हो जाएगा। डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से Q इज इक्वल टू सी वी ऐसे कर देंगे, ये कहानी हो जाएगी। अब इसको एक बार अप्लाई कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन लेते हैं इसमें और ट्राई करोगे आंसर देने के लिए। देखता नहीं रहना है, मेंटली इसको सॉल्व करना है। ये बैटरी, एक बैटरी है और यहाँ से ये रेजिस्टेंस है, ये क्वेश्चन नोट्स में है, और यहाँ से ये हो गया, ये बैटरी है, पोटेंशियल डिफरेंस V, रेजिस्टेंस R, ये भी है रेजिस्टेंस R, कैपेसिटेंस C। और कहने के लिए मान लो हम यहाँ पे एक स्विच भी डिनोट कर देते हैं, और ये स्विच अभी इनिशियली ओपन कंडीशन में है, इस स्विच को हम लोग क्लोज करते हैं t इज इक्वल टू जीरो पे। तो हमें बिहेवियर, यहाँ पे करंट जो फ्लो हो रही है ये करंट I फ्लो हो रही है, यहाँ पे करंट I है, इस ब्रांच में जो करंट है वो I1 है, यहाँ पे जो करंट है वो I2 है, यहाँ जो करंट है वो I1 प्लस I2 है। तो अगर हम इसको एनालाइज करते हैं, ऐसे, यहाँ पे एनालाइज करते हैं कि फाइंड करना हमें इनिशियल स्टेट पे, यहाँ पे चार्ज अगर मान लेते हैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t है Q, ठीक है, सोचते रहोगे, आंसर फटाफट देना है। ये t इज इक्वल टू जीरो पे वैल्यूज और ये t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, स्टेडी स्टेट पे वैल्यूज। अच्छा, ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम लोग देख के तुरंत अगर ये वैल्यूज सोच पाते हैं, कैलकुलेट कर पाते हैं, इनिशियल स्टेट की वैल्यू और स्टेडी स्टेट की वैल्यू, तो कई सारे ऑप्शन जो क्वेश्चन होंगे उसके ऑप्शंस हम एलिमिनेट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। इसलिए ये बहुत आसान है और कॉन्सेप्चुअल भी है। मान लो ये करंट I है और ये I1 है, ये I2 है, ये चार्ज है और dq बाई dt भी है। तो फाइंड करना है दोनों, ये टेबल हमें कंप्लीट करना है कि आप जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच फाइंड द करंट I, इसमें I1 I2, यहाँ पे चार्ज एंड dq बाई dt, t इज इक्वल टू जीरो। आई हो जाएगा सबसे सर, आई 2/3 वी आर इनिशियल में। 2/3, हाँ
I 2/3 V upon. अच्छा ठीक है ठीक है। देखो इनिशियली अनचार्ज था तो ये पता है कि स्विच क्लोज करने के बाद तो कुछ चेंज होगा नहीं, तो सबसे मुश्किल लिखना यही वाला है, 0 लिख दोगे, है ना। और उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि कैपेसिटर जहां पे भी कनेक्टेड होता है उस ब्रांच में करंट 0 हो जाती है, कब? इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी मतलब स्टेडी स्टेट में। स्टेडी स्टेट में क्या 0 होगा? स्टेडी स्टेट में 0 हो जाएगा I1। तो ये लिख लिया कि चलो I1 0 हो गया। अब dq बाई dt, dq बाई dt क्या होगा? dq बाई dt 0 होने का मतलब क्या है? अच्छा, dq बाई dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज ऑन दिस प्लेट। अब इस प्लेट का चार्ज किस करंट की वजह से चेंज हो रहा है? I1 के वजह से इस प्लेट का चार्ज चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या dq बाई dt इज इक्वल टू I है? नहीं, dq बाई dt जो करंट इस प्लेट के चार्ज को अफेक्ट कर रहा है वो है dq बाई dt। मतलब इनडायरेक्टली हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है? यहाँ पे हमें I1 ही पूछा गया है, I1 पूछा गया। तो I1 जब 0 होगा स्टेडी स्टेट में तो एक तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब स्टेडी स्टेट में देखते हैं इनिशियल 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 स्टेट में कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है। अगर किसी को भी कंफ्यूजन हो रहा है तो इनिशियल स्टेट में हम क्या करते हैं, सर्किट को रिड्रॉ कर देते हैं कि भाई t इज इक्वल टू 0 पे ऐसा हो जाएगा, ये बैटरी हो जाएगी, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, और उसको कंडक्टिंग वायर से हमें रिप्लेस कर देना है। ऐसा फोटो दिखेगा। अब कैपेसिटर कहाँ चला गया? कैपेसिटर वही है बट वो बिहेव कर रहा है लाइक अ कंडक्टिंग वायर। तो ये आर 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 हो गया, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया R/2, पैरेलल इक्विवेलेंट प्लस सीरीज R प्लस R/2 3R/2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I? I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई 3R/2। तो ये हो जाएगा 3R/2, तो 2V बाई, तो ये करंट 2V बाई 3R। अब यहाँ से 2V/3R ये आ रही है, करंट डिवीजन होना है। करंट डिवीजन जो है दो सेम रेजिस्टेंस के पाथ में डिवीजन होना है, तो पैरेलल में जो है वो रेजिस्टेंस के रेशियो में डिवाइड होता है इनवर्सली। हाँ, तो इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएगा V/3R एंड V/3R, V/3R एंड V/3R। व्हाट इज द dq बाई dt? dq बाई dt मतलब हमें I1 की वैल्यू ही बतानी है, ये भी हो जाएगा V/3R। ठीक है, ये हो गया V/3R। अब स्टेडी स्टेट मतलब इन्फिनिटी में। इन्फिनिटी में हमें क्या करना है कि इसके अक्रॉस जो कैपेसिटेंस है उसको 0 कर देना है, इसके अक्रॉस जो अब करंट जो है वो 0 कर देना है। तो अगर ये सर्किट हम ड्रॉ करना चाहें तो ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं कि ये कब एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी ये सर्किट ऐसा हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस होगा, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा, और ये जो है जहां पे कैपेसिटर है वो ओपन सर्किट हो जाएगा, और ये रेजिस्टेंस ऐसे। तो जो भी करंट फ्लो हो रही होगी वो ऐसे ही फ्लो हो रही होगी, यहाँ पे रास्ता है नहीं तो करंट ऐसे फ्लो हो रही होगी। मतलब क्या हम यहाँ से यहाँ पे करंट I इज इक्वल टू I2 है, I इज इक्वल टू I2 है, मतलब ये दोनों करंट सेम है। तो ये कितना हो जाएगा? इधर तो करंट जा नहीं रही है तो हम सोचेंगे नेट रेजिस्टेंस इस पाथ का कितना है। करंट आ रही है तो R प्लस R 2R, हाँ E मतलब V डिवाइडेड बाई 2R, ये हो जाएगा V डिवाइडेड बाई 2R। I की वैल्यू, I1 की वैल्यू 0, I2 की वैल्यू सेम। अब चार्ज फाइंड करना है, व्हाट इज द चार्ज? तो क्या चार्ज भी 0 होगा? चार्ज 0 नहीं होगा, चार्ज कांस्टेंट होगा। क्या Q इज इक्वल टू CV लिख लेंगे? नहीं, आंख बंद करके थोड़ी। हाँ वो देखो, वो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे है। मान लो कंफ्यूजन है किसी को कि नहीं पता सर क्या करें, तो चलो ठीक है, यहाँ से I2 की वैल्यू हमने सर्किट के लिए लिख लिया। अब यहाँ पे कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है प्लस माइनस CV। चार्ज कैलकुलेट करने के लिए मान लो जिसको भी कंफ्यूजन हो रहा है तो KVL का इक्वेशन अप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। ये जो है रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, और यहाँ से एक कैपेसिटर है, और ये है रेजिस्टेंस, ये बैटरी है, ये बैटरी यहाँ से है, और ये रेजिस्टेंस R R R, और ये प्लस माइनस Q। करंट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है? करंट E बाई या V/2R है, वोल्टेज जो है V लिया है तो ये हो जाएगा V/2R, और यहाँ पे भी V/2R, ये है V। KVL का इक्वेशन लिख लेते हैं किसी भी लूप में, चार्ज हमें फाइंड करना है, बेसिक। कभी भी कोई कंफ्यूजन है KVL को याद कर लो। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं ऐसे, A से मूव करते हैं, VA अक्रॉस द रजिस्टर माइनस I इंटू R, I की वैल्यू V/2R इंटू R, फिर अक्रॉस दिस रजिस्टर करंट क्या है इस ब्रांच में? 0, नेगेटिव से पॉजिटिव, प्लस Q/C इज इक्वल टू VA।
ए कैंसिल आउट हुआ, क्या वी क्यू की वैल्यू आ गई, क्यू इज इक्वल टू सी वी बाई टू। तो पहला जिसके अंदर फीलिंग है कि क्यू हमेशा सी वी होता है, ऐसा नहीं है भाई, इसके क्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही तो होगा। तो ये कैपेसिटर के दोनों प्लेट किस किस पॉइंट से कनेक्टेड है, यहाँ कनेक्टेड है ना कि बैटरी के टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो ये इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कनेक्टेड है, इस एलिमेंट के क्रॉस जो ड्रॉप होगा वही ड्रॉप इस कैपेसिटर के क्रॉस भी होगा। अब अगर देख पाते कि यहाँ पे ये बैटरी थी, ये रेजिस्टेंस था, ये दोनों जो है सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो हाफ ऑफ पोटेंशियल डिवाइड होगा, इसके क्रॉस भी v बाई टू आएगा, इसके क्रॉस भी v बाई टू आएगा, वही v बाई टू इसको भी मिलेगा। तो v बाई टू मिला तो चार्ज कितना ले लेगा, सी वी बाई टू, वहां से लिख सकते थे। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होगा, केवीएल के थ्रू हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक एक क्वेश्चन लिख लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सर। तो यस सर। तो क्वेश्चन कि मेंटल जो पिक्चर है किसी भी चीज के बारे में तुम्हारी, तो वो कॉन्सेप्ट जो बनता है वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बनता है कि नेक्स्ट टाइम जो है ऐसे ऐसे हम लोग करेंगे। तो ये तो हो गई इनिशियल स्टेट और स्टेडी स्टेट। अब इसमें सर्किट जो है बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, बट बेसिक बिल्कुल सेम रहेगा। अब हम नेक्स्ट लेते हैं कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, मतलब ट्रांजिएंट स्टेट को एनालाइज करते हैं। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है, तो इसको एक बार खुद से लिखना पड़ेगा सोच सोच के। तो हम क्या करते हैं कि किसी ट्रांजिएंट स्टेट पे, किसी ट्रांजिएंट स्टेट मतलब एट एनी टाइम टी, इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट, जब सब कुछ चेंज हो रहा है। स्टेडी स्टेट बिगिनिंग, और एक है स्टेडी स्टेट मतलब एंड, इनिशियल स्टेट टी इज इक्वल टू जीरो। तो ये ट्रांजिएंट स्टेट है, ट्रांजिएंट स्टेट में कोई कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर से रजिस्टर कनेक्टेड है, ये बैटरी है, बैटरी के साथ एक स्विच कनेक्टेड था जो कि टी इज इक्वल टू जीरो पे क्लोज हो गया था, क्लोज हो गया था, ये है ई ले लेते हैं, और ये कैपेसिटेंस है इसका सी, और यहाँ पे है रेजिस्टेंस आर। इसमें ये कुछ चार्ज भी हो रहा है, कुछ करंट भी फ्लो हो रही है। तो ये जो करंट की हमने डायरेक्शन लिया है, उस करंट की डायरेक्शन की वजह से इस प्लेट का चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज है दैट इज इक्वल टू करंट, तो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। अब ये करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रही है, इंटरनेट कनेक्शन इज, ये पॉइंट जो है क्यू नॉट को ये कहाँ पे ग्राफ मीट करेगा, इन्फिनिटी पे। तो क्या इन्फिनिटी कभी आएगी, नहीं आएगी। तो ये जो लाइन है, इस लाइन को हम ये बोलते हैं इट इज द टेंजेंट एट इन्फिनिटी, और जो टेंजेंट होता है इन्फिनिटी पे उसको बोलते हैं एसिम्टोट। एसिम्टोट वर्ड होता है। तो वो सब की कोई जरूरत नहीं है, पहले तुम्हें बस इतना मैं समझा रहा हूँ कि इंक्रीजिंग फंक्शन दो टाइप का ग्राफ दिया होगा, तो उसमें से ये ग्राफ हमें होगा हमेशा, क्योंकि ये ग्राफ देखोगे तो ये तो ऐसे कट कर देगा ना इन्फिनिटी वाले को, ये तो कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, इसीलिए ये नहीं होगा। तो ऑप्शंस ऐसे रहते हैं जिसमें कि तुम्हें तुम्हें याद रहेगा कि इंक्रीजिंग है, बट वो किस टाइप का इंक्रीजिंग है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है। एक्सपोनेंशियल इंक्रीज की खास बात ये होती है कि वो ऐसे इन्फिनिटी पे जाके धीरे धीरे टच होगा। अब इसमें ये देखो, जैसे मान लो यहाँ पे टाइम एक्सिस है, दूसरा ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, मान लो हम कुछ इंटरवल ले लेते हैं 1 घंटे का, 1 आवर का इंटरवल, टी इज इक्वल टू 0 से 1 आवर ये, और फिर नेक्स्ट 1 से 2 आवर्स। किसमें चार्ज ज्यादा चेंज होगा, यहां से यहां आएंगे, 0 से 1 आवर में आएंगे तो ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज ये कैपेसिटर अक्वायर कर लेगा एज कंपेयर टू नेक्स्ट 1 घंटे में। मतलब हर 1 घंटे में चार्ज होने, जो चार्ज वो इंक्रीज कर रहा है वो कम होता जा रहा है, चार्ज जो है वो डिक्रीज, चार्ज जो इंक्रीज कर रहा है चार्जिंग में, उसका चार्ज धीरे धीरे टाइम के साथ कम अक्वायर कर रहा है। मतलब समझ, इसको लेमैन लैंग्वेज में अगर समझा सर वो जाए, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है इसीलिए। हाँ हाँ वो रेट है, ऑफ चेंज इन चार्ज। हाँ एक्स्ट्रा, ये है चार्जिंग जो है धीरे धीरे चार्जिंग उसकी स्लो होती जा रही है। चार्जिंग स्लो होने का मतलब जो एग्जिस्टिंग चार्ज वहां पे है वो आने वाले चार्जेस का अपोज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से चार्जिंग स्लो होता जा रहा है। ये ऐसे ही समझ सकते हो, जैसे तुम मान लो एग्जाम में पढ़ते हो, तो एग्जाम में कल एग्जाम है और तुमने पढ़ लिया कुछ, रात भर पढ़ा, एक दिन में सारा चैप्टर देख लिया और तुम्हारा आ गया 80%। मान लो तुम 10 घंटे पढ़ते हो और उस टेस्ट में आ गया 80%, तुम सोचोगे 10 घंटे मैंने पढ़ लिया तो मेरा 80% आ जाएगा,
तो अगर 20 आवर्स पढ़ लूंगा तब तो 160% आ जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। बाद में तुम जो है नेक्स्ट 5 आवर्स अगर अप्लाई करोगे तो भाई तो 85% चेंज होगा। मतलब बाद में चेंज बहुत ज्यादा होगा, कम होगा, स्लो चेंज होगा। फिर 85 से 90 जाने में और डबल टाइम लग जाएगा, 90 से 95 स्कोर करने में और ज्यादा टाइम लग जाएगा। ये होता है कि किसी में परफेक्शन लाने के लिए जितना टाइम हम सोचते हैं एक्चुअल में उससे ज्यादा टाइम लगता है। तो उसी टाइप की सिचुएशन है कि इसका चार्जिंग जो है बाद में स्लो हो रहा है, धीरे धीरे टाइम एक्वायर कर रहा है, ये धीरे धीरे चार्ज एक्वायर कर रहा है, पहले जल्दी से एक्वायर कर लिया उसके बाद स्लो चार्जिंग प्रोसेस है। ये जनरली हमेशा होता है। ऐसा ग्राफ हमको इक्वेशन जो है न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग में भी मिल सकता है कि जहाँ पे इनिशियली जो है कूलिंग की रेट फास्ट है, उसके बाद वो धीरे धीरे स्लो होता जा रहा है, वो टेम्परेचर उसका स्लो फॉल कर रहा है। जैसे एक क्वेश्चन एक दो बताया होगा, 10 मिनट में जो है 10 डिग्री का फॉल हुआ है, तो नेक्स्ट 10 मिनट में कितने का होगा? तो ये 10 डिग्री से कुछ कम का होगा, 7 डिग्री। नेक्स्ट 10 मिनट में कितने का होगा? उससे कम का होगा, 5 डिग्री का होगा या 4 डिग्री का होगा। तो वो जो रेट है वो डिक्रीज करता जाता है। अब इसमें एक पॉइंट है, अगर हम t इज इक्वल टू टाउ ले लेते हैं, t इज इक्वल टू टाउ ले लेते हैं, तो ये आ जाता है 1/e आता है, और 1/e की वैल्यू जो होती है वो है 0.37। 1/e की वैल्यू होती है 0.37। ये e की वैल्यू होती है 2.7 के अराउंड। e जो इज नंबर है वो है 2.7, जैसे पाई है वैसे 1/e 0.37 आएगा। तो q इज इक्वल टू वॉट? q इज इक्वल टू 1 माइनस 1.37, तो ये 0.63 इंटू क्यू नॉट। तो यहां से हम टाइम कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं कि टाइम कांस्टेंट इज द टाइम ड्यूरेशन इन विच कैपेसिटर acquires 63% of the maximum charge। फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए जितने घंटे पढ़ने पड़ेंगे, ये हो जाएगा 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज 0.63, कि टाइम ड्यूरेशन इज द टाइम इन विच कैपेसिटर अक्वायर्स 63% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज, कि टोटल चार्ज जितना अक्वायर करता है उसका 63% वो जितने टाइम में अक्वायर कर ले रहा है। टिपिकली जो है t इज इक्वल टू 5 टाउ में, टिपिकली t इज इक्वल टू 5 टाउ, ये चीज जो चार्ज होता है वो ऑलमोस्ट 99.9% तक ये अक्वायर कर लेता है। तो हमें फुल चार्जिंग के लिए वेट नहीं करना है, फुल चार्जिंग तो कभी नहीं होगा, ठीक है। जैसे सिलेबस कभी पूरा नहीं होता है, ऐसा नहीं कि जो एग्जाम में टॉप कर रहा है उसका सब कुछ कंप्लीट है, वो उसी स्टेज पे एग्जाम देता है वैसे ही टॉप करता है, क्योंकि वो करने के लिए एक टॉपिक में पीएचडी पूरी जिंदगी भी लगाई जा सकती है। तो इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रोफेशनली पढ़ना होता है, क्या सिलेबस में क्या क्वेश्चन आता है, क्या अप्लाई करना है, तुरंत अप्लाई करो, क्लियर करो, काम खत्म। तो ये t इज इक्वल टू 5 टाउ में वो 99% अक्वायर कर लेता है, तो हम 5 टाउ का टाइम देते हैं सर्किट में, चार्ज जो है वो 63%। तो मान लो कि दो सर्किट हैं, एक में रेजिस्टेंस, दो आरसी सर्किट है, एक में रेजिस्टेंस 10 ओम का लगा हुआ है और दूसरे में रेजिस्टेंस 20 ओम का लगा हुआ है। कौन सा सर्किट जल्दी चार्ज होगा? ये तो वैसे देख के भी कोई बता सकता है, या तो टाइम कांस्टेंट से आंसर दो, टाउ इज इक्वल टू आरसी, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा, उसको 63% चार्जिंग में टाइम लगेगा ज्यादा। समझे? जैसे मान लो हम इनके ग्राफ को सोचते हैं, इनको ग्राफ का अगर सोचते हैं कि एक दो आरसी सर्किट है, एक में जो है 10 ओम है, दूसरे में 20 ओम है, बट कैपेसिटेंस दोनों में सेम है। तो अगर कैपेसिटेंस सेम है तो जो मैक्सिमम चार्ज अक्वायर करेगा Q इज इक्वल टू CV वो सेम होगा। Q इज इक्वल टू CV अगर सेम होगा तो इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो बस एंड रिजल्ट सेम आएगा, एंड रिजल्ट सेम, CV सेम, बट वो एंड तक पहुंचने में टाइम ज्यादा लग जाएगा। समझ रहे हो? मान लो कोई जो है थोड़ा फोकस्ड है, पहले से प्रैक्टिस करता है, या थोड़ा इंटेलिजेंट है, तो वो क्या करेगा, सेम चार्ज सेम सिलेबस को जल्दी कवर कर लेगा। जिसका रेजिस्टेंस दिमाग में ज्यादा है तो उसका चार्जिंग स्लो होगा, बट वो भी फाइनल चार्ज क्या करेगा, फाइनल चार्ज सेम ही एक्वायर कर लेगा, बस टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो दोनों, इसका ग्राफ क्या होगा, यहाँ पे अगर हम बताना चाहें कि
इसमें से कौन सा 10 ओम वाला होगा? तो हम अगर टाउ पे देखते हैं तो कौन ज्यादा चार्ज अक्वायर करेगा? 10 ओम वाला। तो इसको बोल देते हैं कि R1। अगर ये ग्राफ R1 के लिए है और ये ग्राफ R2 के लिए है, तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी गिवन टाइम पे ये ज्यादा चार्ज एक्वायर कर रहा है। मतलब टाउ वन दोनों का तो अगर सेम है, नहीं टाउ वन सेम का है, किसी टाइम पे ज्यादा चार्ज एक्वायर कर रहा है, टी इज इक्वल टू टाउ मान लो हमने एक ले लिया, तो फास्ट चार्जिंग किसका होगा? वन का होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं R1 क्या हो जाएगा? R1 मोर देन R2। कंफ्यूज हो गए होगे? अगर दूसरे तरीके से कंक्लूड कर देता हूं, 63% वाली लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, 63% चार्जिंग वाली लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। डिस्कनेक्ट होगा, इमीडिएट रीजॉइन कर लोगे, ठीक है। डिस्कनेक्ट होता है, इमीडिएट रीजॉइन कर लेना है। इसको थोड़ा कंक्लूड करेंगे, उसके बाद एंड करेंगे। तो 63% चार्जिंग है, 63% चार्जिंग में ये यहाँ कट कर रहा है, तो इसका टाइम कांस्टेंट टाउ वन होगा, इसका टाइम कांस्टेंट टाउ टू होगा। मतलब कि 63% चार्ज होने में कैपेसिटर 1 को कम टाइम लगता है और कैपेसिटर 2 को ज्यादा टाइम लगता है। तो हम ऐसे लिख लेंगे टाउ टू इज मोर देन टाउ वन। ये गलत हो गया क्या यार? ये गलत हुआ। टाउ टू इज मोर देन टाउ वन, ये हो जाएगा R2C इंटू R2C इज इक्वल टू R1 इंटू सी। ये C और C कैंसिल आउट हो जाएगा। R2 इज मोर देन R1। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है वो सर्किट धीरे धीरे चार्ज होगा, सीधी सीधी बात नहीं है। समझ गए? जी सर। यस सर। यस सर। तो ये कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन वाला ग्राफ भी होगा वहाँ पे नोट्स में, उसको अपने कॉपी में लिख लोगे अपने तरीके से। तो ये तो इक्वेशन लिख लिया कि ये कैपेसिटर है और ये रजिस्टर था, इसका जो है ये बैटरी थी। बैटरी को t इज इक्वल टू 0 पे क्लोज कर दिया था, और यहाँ पे जो है ये Vc था और ये जो है Vr था। तो यहाँ से जो चार्ज का फंक्शन आया Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। अब इसमें हमें करंट का इक्वेशन निकालना है। करंट के लिए वो dq बाई dq पे ही डिपेंडेंट था। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ये तो कांस्टेंट है Q नॉट, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, E का डिफरेंशिएशन वही रहेगा, जस्ट T के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे जो करंट हो जाएगा वो हो जाएगा Q नॉट डिवाइडेड बाई टाउ ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। क्यू नॉट बाई टाउ की वैल्यू पुट करते हैं, क्यू नॉट इज इक्वल टू सी इंटू ई डिवाइडेड बाई टाउ इज इक्वल टू आर सी। आर सी और सी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या होगा? ई बाई आर। ई बाई आर इज द मैक्सिमम करंट, ई बाई आर इज मैक्सिमम करंट आई नॉट। तो ये जो है ग्राफ ऐसे जो है डिक्रीज कर रहा होगा करंट का। तो करंट का ग्राफ हम देखेंगे, t इज इक्वल टू 0 पे करंट मैक्सिमम है आई नॉट, और फाइनली धीरे धीरे t इंफिनिटी पे पुट करोगे तो वो देखोगे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ऐसे। ये कहाँ पे होगा? इंफिनिटी पे। यहाँ पे भी अगर पुट कर देते हैं t इज इक्वल टू टाउ,